अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। गजा पर 49 रोज़ हो चुके हैं और इस वक्त वहाँ पे क़यामत सुग़रा के मनाजिर। अब वक्ती तौर पर कुछ रिलीफ है और ये रिलीफ इजराइल और हमास के दरमियान 4 रोज़ की वक्ती जंग बंदी या जंग में वक्फा जिसे कह लें, इस दौरान जो है वो जो यरगमाली हैं उनकी रिहाई होना है। और ये जो फार्मूला तय पाया है उसके हिसाब से एक इजरायली के बदले 3 फ़लस्तीनियों को रिहा किया जाएगा और यरगमालियों की रिहाई के लिए इसके बदले में 4 दिन का वक्फा जो है इसको कहा गया है और बदले में 150 फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। और गजा में इस वक्त जो इमदाद भेजी जा रही है उसकी जो क्वांटिटी है उसमें भी इजाफा किया जाएगा। अब जो मौजूदा सूरत हाल है इस पूरे अरसे में हम देख रहे हैं कि जो जंगी जुनून इस वक्त इजरायली फोर्सेस का है, 14,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसमें शहीद हो चुके हैं, जिसमें 6,000 बच्चे और 4,000 ख़वातीन यानी 10,000 ख़वातीन और बच्चे इसमें शामिल हैं, जो कि कुल अमवात या शहादतें जो हैं उनका 75% हैं। 7,000 फ़लस्तीनी लापता हैं, इस वक्त उनका कोई निशान नहीं मिल पा रहा, जबकि वहाँ पर इस वक्त इंसानियत के लिए जो काम कर जो डॉक्टर, जो नर्सेस और पैरामेडिक्स हैं, तकरीबन 205 अफराद उनके भी कहे जा रहे हैं कि वो उसमें शोधा में शामिल हैं। सिविल डिफेंस के 25 अरकान और 64 सहाफ़ी भी शहीद हो चुके हैं। अब ये जो कूलिंग पीरियड है इस वक्त, ये जो वक्फा है, इसको ज़ाहिर है कि इंटरनेशनली इसको बड़ी पजीराई मिल रही है कि किसी तरीके से जो है वो जंग बंदी हो, मामलात जो है वो मामूल के मुताबिक हो। मज़ीद हालात क्या लग रहे हैं? डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा पैराग्वे से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप इंटरनेशनल रिलेशंस में आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि जंग यकीनी तौर से किसी भी मसले का हल नहीं है, जंग में कोई नहीं जीतता, जंग में सिर्फ और सिर्फ हलाकतें होती हैं। लेकिन ये 49 रोज़ की आप जो कार्रवाई देख रही हैं इसमें आप ज़रा एक एरियल व्यू लें और बताएं कि दोनों फरीक़ैन अब तक क्या साबित कर सके हैं, अपने उनके आदाफ थे वो किस हद तक उन्हें हासिल कर सकें। आपने बहुत अच्छी तमहीद बांधी, उसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो आप नाज़रीन को दे चुके हैं। जहाँ तक इसका एक जुज़वी इसका जायज़ा लेने की बात है तो जंग जो है उसके कुछ उसूल होते हैं और ये जंग जो है वो उसूलों के बगैर लड़ी गई है और ये सारी दुनिया को नज़र आ गया है कि इसके अंदर वॉर क्राइम्स हुए हैं। जब ये जंग स्टार्ट हुई थी और पहले दिन से जैसे कि हम इसे कवर कर रहे हैं और देख रहे हैं, इसका एनालिसिस कर रहे हैं, ये जंग इसराइल एट्रोसिटी प्रोपेगेंडा पे जीतना चाहता था, सिंपैथी प्रोपेगेंडा पे, लेकिन उसकी वॉर स्ट्रेटजी इतनी फ्लॉड थी और उसमें वॉर क्राइम्स इतने ज़्यादा ओपन थे, इतने ज़्यादा सामने दिखाई दे रहे थे कि वो सिंपैथी का प्रोपेगेंडा नहीं कर सका और उसके एलाइज जो हैं वो इस वक्त शदीद पैनिक की सिचुएशन में हैं कि हम ग्रेटर इसराइल तो चाहते हैं लेकिन ग्रेटर इसराइल हम इतने भद्दे लगकर नहीं रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि तारीख किसी को माफ नहीं करती है। आप एक जगह पे जेनोसाइड करके सिविलियंस का, वहां पे आप अपने किसी भी जंग को आप हार या जीत नहीं सकते। और आप जिस के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपका अपोनेंट जो है वो इंडिविजुअल्स नहीं है, वो एक आइडियोलॉजी है। तो एक आइडियोलॉजी जो है वो तो मर सकती ही नहीं है, वो तो रहेगी। आप एक फ़लस्तीनी जो है वो शहीद करेंगे, आप एक फ़लस्तीनी ख़ानदान के खिलाफ बारबैरिज्म करेंगे तो वो आइडियोलॉजी जो है वो पड़ोस में शिफ्ट हो जाएगी। और ये हमने बार बार हिस्ट्री में रिपीट होता हुआ देखा है कि ऐसा नहीं होता। तो मसला यहाँ पे ये जंग इनके हाथ से निकली कैसे है? ये इसराइल मल्टी लेयर्ड शिकस्त जो है इसराइल को इसमें हुई है। इसको डिप्लोमेटिक फॉर्म जो तनाजुर है उसमें शिकस्त हो गई है, इसको मीडिया के प्लेटफॉर्म पे शिकस्त हो गई है और इसको अपने एलाइज के साथ लॉन्ग टर्म चलने में शिकस्त हो गई है कि जहाँ पे पावर कॉरिडोर खासतौर पे अमेरिका के ये कहना शुरू हो गए हैं, बट ऑन एयर कहना शुरू हो गए हैं कि ये जंग जो है इसकी कोई वॉर स्ट्रेटजी नहीं थी और इसमें इतनी कैजुअलिटी और इस ऐसे वक्त में कि जब अब्राहम अकॉर्ड था और मुस्लिम ममालिक, कई नोटेबल मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इजराइल को तस्लीम करने जा रहे थे या उससे ताल्लुकात नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे थे, तो वहां पे भी बड़ी रीपोजिशनिंग हुई है।
अमेरिका की 25 साल से ज्यादा की मेहनत है इस इब्राहिम अकॉर्ड में और अरब नॉर्मलाइजेशन में, और वो स्क्वायर वन पे आके खड़े हो गए हैं। अगर अरब नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जितना स्पीडी था वो चलता रहता, और हमास का अटैक जो है, मैं उसे पहले दिन से ये कह रही हूँ कि वो क्राई फॉर हेल्प था, क्योंकि उनका उनका ख्याल ये था दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ कराने के लिए कि फलस्तीन अगर नॉर्मल नहीं है तो आप कितने भी नॉर्मलाइजेशन के प्लान बना लें, आप नॉर्मल नहीं रहेंगे। अगर अब्राहिम अकॉर्ड पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाती तो फलस्तीन का जो 2 स्टेट रेजोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा जो है वो एक साइड ट्रैक पे चला जाता, वो एक ऐसी गुफ्तगू का हिस्सा बन जाता जिसके बारे में होगा नहीं होगा पे बात चली जाती। आज के इवेंट्स जिस तरह, यानी आप कह लें कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के बैक बर्नर्स पे कश्मीर और बहुत सारी इसमें मिसालें, हर चीज के डिप्लोमेटिक फोरम्स के बैक बर्नर पे चला जाता, क्योंकि उसके लिए किसी ने बोलना या फाइट ही नहीं करना था, हर चीज तो नॉर्मल हो जानी थी। सही। और इस सिचुएशन का ऑर्गेनिक आउटकम जो है वो 2 स्टेट रेजोल्यूशन है, और ये इसराइल की और अमेरिका की सबसे बड़ी शिकस्त है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ज़ाहिरी तौर पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि बाकायदा पूरी दुनिया तकसीम हो गई है। इवन वो ममालिक जो सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त इजराइल को, नेमली अमेरिका, बरतानिया, भारत, वहां पर सरकारी तौर पर तो इसको तस्लीम किया जा रहा है, लेकिन अवाम फिर अवाम है और उनके दिल जो है वो मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ धड़क रहे हैं। ये मुझे बताइए कि इस वक्त तो फिर जो सो कॉल्ड महज़िब मुआशरे हैं वहां की हुकूमतें एक्सपोज हो गई हैं बड़ी, इसके क्या दूररस नताइज आप देखेंगी? हुकूमतें जो है वो अपनी अवाम के सामने आंसरेबल हैं कि आपके इस जंग को सपोर्ट करने के और इसराइल को सपोर्ट करने की लॉजिकल जस्टिफिकेशन आपके पास क्या है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप इस जंग को क्यों सपोर्ट करते रहना चाहते हैं हमारे टैक्स की पैसों पे। और ये इस वक्त यूरोप और अमेरिका की हुकूमतों को सबसे बड़ा चैलेंज है जो जिसका उन्होंने सामना करना है। और इसका अब वो इल्जाम किस पे दे रहे हैं? इसराइल पे, उसके जनरल्स पे, और इस बात पे कि नेतन्याहू तो होम ग्राउंड पे बहुत वीक था, उस पे तो करप्शन के चार्जेस थे, उसके पास तो अपनी कैबिनेट के अंदर मेजॉरिटी नहीं थी, लिहाजा वो हमारी सुन ही नहीं रहा था। तो ये आप जब हार और जीत अलायंस की बेस पे करते हैं तो फिर आपने जीत भी शेयर करनी होती है और हार भी शेयर करनी होती है। तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका कहे कि इसराइल उसकी सुन नहीं रहा है, इसराइल उसके कंट्रोल में नहीं है। अब अगर आज के हम ट्रूस की बात करें तो इसमें भी बहुत सी बातें जो सरफेस पे नहीं आ रही हैं। इसराइल इस ट्रूस में गजा को ऑलरेडी नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर चुका हुआ है, और आज के दिन उन्होंने हेलीकॉप्टर से अरबी में लिखी हुई पर्चियां गजा स्ट्रिप पे फेंकी हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ये जंग बंदी सिर्फ साउथ गजा में है, नॉर्थ अभी भी वॉर जोन है। और उस पे अरबी में लिखा हुआ है कि तुम्हारी और तुम्हारी खानदान की किस्मत तुम्हारे हाथ में है। तो वो ऑलरेडी ही गजा को डिवाइड करके आधे गजा पे उसने कहा है कि जी जंगबंदी हो जाएगी, ट्रूस हो जाएगा, जिसके बदले में मैं 150 बच्चे आपको दूंगा और आप 50 जो हैं वो मेरे हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स जो हैं, वॉर क्रिमिनल्स आप मुझे देंगे। उनके इस फलस्तीन जो इसराइल जो वापस करेगा वो बच्चे हैं जिनका जुर्म है पत्थर फेंकने का, और वो पिछले कई सालों से जो है उनकी जेलों में है। तो वो बच्चे और वो खवातीन इसराइल वापस करेगा। यानी ये जो वापसी है, लोगों की रिहाई भी है, ये भी इक्वल लेवल के ऊपर नहीं है। एक तरफ मासूम शहरी और एक तरफ जो है वो रिकॉर्डेड क्रिमिनल्स हैं। बिल्कुल आप डिमांड कर रहे हैं, इसराइल और अमेरिका डिमांड कर रहे हैं अपने जनरल्स को जो होस्टेज हैं जो और वॉर क्राइम में शामिल हैं, आप प्लानर्स और प्लॉटर्स को रिहाई करवा रहे हैं, और दूसरी साइड पे आप कह रहे हैं कि जी बच्चे हैं। और अभी तो आपने देखा होगा इंटरनेशनल मीडिया बहुत खुल के इस बात पे सामने आ गया क्योंकि उसकी भी बका की जंग शुरू हो गई। ठीक है। अच्छा, दो पॉइंट्स और हैं। पहले तो ये कि इस वक्त हमने कहा कि जनाब न सिर्फ आवाम जो है इन ममालिक में सो कॉल्ड जो आपके जमहूरियत के अलमबरदार और इंसानी हुकूक के अलमबरदार उन मुल्कों में, लेकिन खुद अमेरिका की अगर बात करें तो वहां पे जो बाइडेन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी अंदर इख्तलाफात का सामना है। तो ये इसके बड़े दूररस नताइज आगे इन ममालिक में आने वाले इलेक्शंस के ऊपर और इनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी के ऊपर भी पड़ेंगे, फ्यूचर्स के ऊपर बिल्कुल पड़ेंगे। बिल्कुल जो बाइडेन की सारी हिकमत अमली को चैलेंज किया जा रहा है और फिर पूरे तनाजुर में हर बात को दोहराया जा रहा है। माजी के वो गड़े मुर्दे जो वो उखाड़ना नहीं चाहते, सीरिया से लेकर लीबिया, अफगानिस्तान और इराक तक, उनसे अब ये पूछा जा रहा है कि जब आप एक जंग के अंदर घुस जाते हैं तो आपके पास हमेशा प्लान बी और सी क्यों नहीं होता, और आप किसी भी जंग में जाकर
मैस कैजुअल्टीज करके, उसे कोलैटरल डैमेज का नाम देकर, जेनोसाइड करके सिविलियन पॉपुलेशन को लेवल प्लेन करने के बाद आप एब्रप्टली हाँ, बदहवासों की तरह हट चलते हैं। अब ये उनसे बाकायदा सवाल किया जा रहा है। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ टेररिस्ट हैं या वहाँ टेररिस्ट हैं। अगर ये जंगी हिकमत अमली ठीक इसराइल में कर लेते तो ये हमास को टेररिस्ट बनाने का जो प्रोपोगंडा कर रहे थे, चूंकि हमास खुद इनकी अपनी क्रिएट की हुई है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इसकी डिटेल में जाएं, हाँ, तो अब ये लोग इनसे ये भी सवाल कर रहे हैं कि आपने पीएलओ को डिफंक्ट क्यों किया था और ठीक। 60% मेजॉरिटी हमास को क्यों लेके दी थी। और अब आप इस जंग से, हमें पता है, अपनी हिस्ट्री की बुनियाद पर बहुत भद्दे और भोंडे तरीके से निकलेंगे, बेनतीजा किस्म की एक और इंसानी जानों का ज़िया करके निकलेंगे। लेकिन फ़लस्तीन के बारे में मैं होपफुल हूँ कि हाँ, जितने मासूम बच्चे वहां पे शहीद हुए हैं, कुछ 1-2 महीने पहले जो है टू नेशन सोल्यूशन जो है वो शायद इतना इस वक्त वाहिद हल नहीं नजर आ रहा था। अब यूरोप में बैठ के भी, यहाँ पे भी यही बात होती है कि हम्म, फलस्तीन के कयाम के बगैर यहाँ पे देर पा अमन जो ठीक है है। वो इन यकीनन उनकी कुर्बानियां जो अरेबियन हैं वो पेनिनसुला रंग, में नहीं। उनकी कुर्बानियां रंग लाएंगी, रायगा नहीं जाएंगी। बहरहाल ये जो जंगी जराइम की इस वक्त बात हुई, मैं लास्ट मिनट में आपसे चाहूंगा कि इसका किसी आगे चल के कहीं पे आप देख रही हैं कि ये आंसरेबल होंगे, ये जो इस वक्त वॉर क्राइम्स और पूरी दुनिया में जो एक बहुत बड़ी भद्दी मिसाल जंगी जराइम की इस वक्त दी गई है, ये कहीं आंसरेबल होगी? ये अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको जंगी जराइम जो है वो करार दे दिया है। जो जेनोसाइड वॉच है, एक इंतहाई अनबायस्ड पूरी दुनिया का एक एक प्लेटफॉर्म है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जेनोसाइड और वॉर क्राइम जो हैं वो रेड की इंडिकेशंस पे हैं, क्योंकि 10 स्टेप्स पे होते हैं। तो ये इस वक्त सारे पिछले 9 स्टेप क्लियर करने के बाद 10वें मरहले पे इस वक्त फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड हो रहा है। सेव द चिल्ड्रन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कहा है कि वहाँ पे बच्चों के साथ जो है जो वॉर क्राइम हुए हैं वो हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं मिलते। लेकिन वॉर क्राइम के लिए बहरहाल जो है उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसराइल जो है वो वॉर क्राइम से बच पाएगा, खास तौर पे नेतन्याहू, क्योंकि वो होम ग्राउंड पे बहुत वीक लेवल पे खेल रहा है। उसकी अपने कैबिनेट में लोग उसके बहुत खिलाफ हैं और अब अमेरिका उसको रिप्लेस करने की बात कर रहा है, और ठीक। वहां उनके अपने अंदर भी बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा हमारे साथ मौजूद थी पैराग्वे से, और इस वक्त हमास की और इजराइल के हवाले से जो ये जंग चल रही है और वहाँ जो सूरत हाल है फ़लस्तीन में, इसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि कराची में 29 नवंबर को मीडिया और सिविल सोसाइटी की जानिब से एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी रैली जो है वो निकाली जा रही है यौम यकजहती फ़लस्तीन के हवाले से। अब देखना यह है कि और कितनी ज़्यादा आवाज़ें शामिल होती हैं फ़लस्तीनियों के हक़ में। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जहां 8 फरवरी 2024 इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद हम देख रहे हैं कि एक बड़ी मैसिव रैली जो है देखी जा रही है। 100 इंडेक्स आज लास्ट वर्किंग डे जो क्लोजिंग उसकी हुई वो 59,000 प्लस हुई, और सालों बाद हमने देखा कि मार्केट ने जिस तरीके से 57, 58 और 59,000 के साइकोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस किया, एक हेल्दी साइन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स के हवाले से, जो कि ये माना इस वक्त जा रहा है कि जो गैर यकीनी सियासी खत्म हुई उसके बादल छटे, अब एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो रहा है आगे इस मुल्क के सियासी माहौल के हवाले से, जो कि ज़ाहिर रिलेट करेगा पाकिस्तान की इकॉनमी में भी। क्या सूरत हाल है ये जानेंगे एहसन मेहनती से, जो कि डायरेक्टर हैं आरिफ हबीब ग्रुप के और हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए, ये किस हद तक आप इसमें काउंट करते हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्लियर हुई, इलेक्शन ईयर अनाउंस हुआ, डेट अनाउंस हुई, और उसके बाद ये रैली जो है वो किस हद तक जस्टिफाई करती है? देखें, यू आर राइट कि ये जो रैली है इसके अंदर बेशतर हिस्सा हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जो नॉइज है वो ख़त्म हुई। उसके बाद हमने देखा केयरटेकर गवर्नमेंट आई, और केयरटेकर गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट जब आया, जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई, उसके बाद हम समझते हैं कि उसके बाद ज़्यादा मार्केट ने जो है वो मुस्बत डायरेक्शन लिया। और इसकी एक वजह ये भी है कि IMF जो है वो कंफर्ट जोन में आया था। जब ये डेट्स अनाउंस हुई तो जाहिर है ये लेंडर की भी रिक्वायरमेंट थी कि कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं आनी चाहिए, और वो जाहिर इम्पैक्ट करता है आगे की जो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है पाकिस्तान का उसको लेकर। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जहां पर बेहतर हुआ वहां पर इन्वेस्टर इंटरेस्ट दोबारा से आ गया, और फिर जाहिर है IMF का कंफर्ट जोन आया। उसके बाद IMF की
जो ट्रांच है उसके अप्रूवल आ गए और फिर आगे एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने होपफुली दिसंबर 7 को पाकिस्तान को डिसबर्स करना है $700 मिलियन। इससे सारी चीजें लिंक्ड हैं बिल्कुल। अगर ये अगर इलेक्शन डेट अनाउंस नहीं होती तो सर्टेनली जो है IMF प्रोग्राम अप्रूव नहीं होता, और IMF प्रोग्राम अप्रूव अगर नहीं होता तो पाकिस्तान जो इस पर गोइंग कंसर्न के अंदर इश्यूज आ रहे थे पाकिस्तान के आगे चहल पहल के लिए, तो ये एक मेजर जो है वो इंसिडेंट हो जाता। तो आई थिंक कि आगे इलेक्शन का बर वक्त होना ये भी इंपॉर्टेंट है लेंडर के लिए, नई ट्रांचेस को रिलीज करने के लिए। इसके अलावा जो बायलैटरल एजेंसीज हैं उनकी भी ताउन के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि इलेक्शन जो है ऑन टाइम हो, और फिर जाहिर है वो इलेक्शन का सही होना और उसकी एक्सेप्टेंस एक नया रोल जो है वो अदा करेगी मार्केट के। जरा दीगर फैक्टर्स की तरफ भी आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की तरफ, और जो बात की जा रही है पॉलिसी रेट 22% के इस वक्त मौजूद है और बहुत ही यंग होता है स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए। जाहिर है कि उनके पास फिर दीगर रिसोर्सेज होते हैं और फिर पाकिस्तान कैपिटल मार्केट से पैसा निकल के और दीगर एवेन्यूज के अंदर जाता है। अब जो टी बिल्स यील्ड इस वक्त इंडिकेट कर रही हैं और आप भी समझ रहे हैं कि आगे चल के ईज ऑफ होगा, थोड़ा पॉलिसी रेट कम होगा, अगर वो होगा तो फिर उसके साथ एक्सचेंज रेट जो है, ये दोनों चीजें इनका कॉम्बिनेशन किस तरह से देख रहा है स्टॉक इन्वेस्टर? देखिए आई थिंक कि एक्सचेंज रेट की तो बातें बिल्कुल IMF की तरफ से भी अब आ गई हैं कि ये 300 के लगभग रेट जो है जून 30 तक, यानी कि नेक्स्ट ईयर FY24 के अंदर ये प्रिडिक्टेड है कि ये अराउंड यही लेवल के जो है मोरलेस चल रहा होगा। एक्सचेंज रेट थमा रहेगा, उसकी वजह ये कि IMF की डिसबर्समेंट अपेरेंटली हमें रिसीव होंगी। एक्सचेंज रेट के साथ अगर हम इंटरेस्ट रेट्स को कंपेयर करें तो वो उसका हम गिरते हुए रुझान देख रहे हैं। प्रोजेक्शंस यही हैं कि बाय 2025 हमें ये सिंगल डिजिट के अंदर भी इंटरेस्ट रेट आते हुए नजर आएंगे, जो कि एक मेजर रीजन है मार्केट की जो रैली का। आई थिंक कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर नहीं होती, जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम नहीं होते तो मार्केट के अंदर जो है इतना ज्यादा मुस्बत नहीं, आप सिंगल डिजिट के अंदर बात कर रहे हैं, लेकिन ऑन व्हाट बिहाफ? क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट को जिस तरीके से फाइनेंसिंग की जरूरत है और बहुत हद तक वो फाइनेंसिंग जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर बैंकों से पैसा ले रही है, तो ये आप समझते हैं कि जस्टिफाई करेगा सिंगल डिजिट में आना? हुकूमत की बोरोइंग्स जो है वो इतना कुशन देंगी? देखिए स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट है हालिया, अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी देखें तो उसमें इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन 5 से 7% है FY25 के लिए और 24-25 के लिए। तो आई थिंक कि ये जो अपनी स्टेट बैंक के आशारियां हैं वही इंडिकेट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन उस हद तक कम आ जाएगी हाई बेस इफेक्ट की वजह से कि ये जो है 5-7% अगर इन्फ्लेशन आ सकती है तो सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट आना कोई नई बात नहीं होगा। बट यू आर राइट कि ये जो है गवर्नमेंट की अपनी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और फिस्कल डिसिप्लिन, बहरहाल गवर्नमेंट ने जो है फिस्कल टारगेट्स को मेंटेन किया है जो टेंडर के गिवन टारगेट्स थे। बट बिल्कुल एक चैलेंजिंग सर्कमस्टांस होगा जहां पर इंटरेस्ट रेट को उस हद तक गिराना। FY24 के अंदर जून तक एक्सपेक्टेड है कि ये 5 से 7% जो है इंटरेस्ट रेट की कमी होगी और फिर इवेंचुअली नेक्स्ट ईयर के लिए जो है 5 से 7% और जो है उसकी एक्सपेक्टेशन है, प्रोजेक्शन। चलिए अच्छी बात है, अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है उसको काफी रूम मिलेगा। ना ये भी मुझे बताइएगा कि इस वक्त इंडेक्स जो है आपका वो 59,000, कितना जो टर्नओवर है उसके ऊपर कितना फर्क पड़ा? आपके जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो किस हद तक बेहतर हुए, उन पे कितना फर्क पड़ा है? देखिए पिछले अगर 3-4 दिनों की बात करें तो ये टर्नओवर जो है एवरेज टर्नओवर से 3 to 4 टाइम्स हो चुका है, और जिसकी वजह ये है कि अब हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, रिटेल इंटरेस्ट, फॉरेन इंटरेस्ट, ये सारी चीजें मिक्स हो गई हैं और मार्केट के अंदर ओवरऑल जो है रिप्लेसमेंट वैल्यू की तरफ चीजें चली गई हैं, जो कि यानी कि बुक वैल्यू भी नहीं थी। वो जो कंपनी जो बाय सेल की प्राइस होती है एक कंपनी की, वो प्राइस भी नहीं चल रही थी, उससे भी 25% रेट हो चुके थे, यानी कि मल्टीपल 3-4 का मल्टीपल था। अभी ग्रेजुअली 5 के मल्टीपल पे मार्केट जा रही है और उसके साथ वॉल्यूम। और रीजन में कितनी है? सॉरी, मैं कह रहा हूं कि रीजन में क्या इस वक्त पी मल्टीपल चल रहा है, क्योंकि उससे हम देखते हैं ना कितना रूम फिर मौजूद है। 12 to 18 का मल्टीपल रीजनल मल्टीपल है, जिसका इंडिकेशन ये है कि 3 to 4 टाइम्स मार्केट के जो है मल्टीपल चल रहे हैं। यानी कि अगर इंडेक्स अगर 60,000 देखा जाए और 4 का मल्टीपल देखा जाए तो रीजनल हिसाब से ये मार्केट जो है तकरीबन 2,40,000 पर होनी। ओके, बट रीजनल कंपैरिजन लें तो, लेकिन ये कि पाकिस्तान मार्केट के अंदर अपने इश्यूज हैं। इंटरेस्ट रेट 22% पे वो 8 से 9% चल रही है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है इस वक्त एहसन इन टर्म ऑफ डॉलर? देखें इन टर्म्स ऑफ डॉलर तो इस वक्त कुछ 35 मार्केट चली गई है जो इनिशियली 22-23 बिलियन डॉलर पर आ गई थी। तो अगर इस तरह से देखा
9 ट्रिलियन के हिसाब मार्केट जो है वो चली गई है। लेकिन इवेंचुअली मार्केट जो है वो हम देखेंगे कि नए लेवल्स दिखाएगी अगर जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो। बट ये कि सारी चीजें आपस में मुंसलिक हैं। एक्सचेंज रेट अगर There are so many ifs and buts, sir. There are so many ifs and buts. फॉरेन इन्वेस्टर वो किस तरह से देख रहा है मार्केट को, किस हद तक एंटर हुआ वो इस वक्त इन लेवल्स के ऊपर? देखिए ये कोई 3-4 मिलियन डॉलर पर डे के हिसाब से अगर ये आ भी जाता है तो ये कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा। बेसिकली ये रैली जो है लोकल इन्वेस्टर की है। फॉरेन इन्वेस्टर जा चुका है क्योंकि उसके डिविडेंड पेमेंट नहीं हो पा रहे थे, उसके और मसले थे कि यहाँ पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी के भी इश्यूज थे, गोइंग कंसर्न्स के इशू थे। तो आई थिंक ये ग्रेजुअली अब ये इन्वेस्टमेंट आएगी। फ्रंटियर मार्केट के अंदर भी एक्सपेक्टेड था कि MSCI वेट बढ़ाता, वो वेट बढ़ाया नहीं, उसने गिरा दिया। तो फॉरेन इन्वेस्टर की आवक तो कोई खास इतनी नजर नहीं आ रही, बट लोकल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इस हद तक बढ़ चुका है कि वॉल्यूम 3 to 4 टाइम्स हो गए हैं। ठीक है, लेकिन हसन एक इंटरनेशनल सेइंग है आपके इस कैपिटल मार्केट्स और इक्विटी मार्केट्स के हवाले से कि बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन फैक्ट्स। तो जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, इलेक्शन हो जाएंगे, तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि जरा कूल डाउन होगा, फिर वहां पे फिर एक सेलिंग आएगी। देखिए इंटरेस्ट रेट्स अगर गिरते रहे तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट की रैली के अंदर कोई जो है चेंज आना है। इंटरेस्ट रेट जो है वो बेसिकली मार्केट का नेक्स्ट डायरेक्शन डिटरमिन करेगा। लेकिन बहुत सारी चीजें जिस तरह से आपने शुरू की थी बात, इलेक्शन अगर डेट अनाउंस नहीं होती तो IMF अप्रूव नहीं करता इस लोन की को, और फिर इवेंचुअली इंटरेस्ट रेट अगर कम होते हैं तो मार्केट बढ़ेगी, अगर कम नहीं होते तो मार्केट में प्रेशर रहेगा। वेल अगेन देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स जिसमें इस मार्केट को मूव करना है और अपने लिए रास्ता निकालना है। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मेहनती, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। ब्रेक की कॉल है और ब्रेक के बाद हम रुख करेंगे लाहौर का, जहां एक बार फिर लाहौर जो है वो फजाई आलूदगी के हवाले से दुनिया के मुतासरा तरीन मुल्क में सर फहरिस्त है और इससे निपटने के लिए वहां पे क्या इकदाम किए जा रहे हैं ये सब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हम बात करेंगे पंजाब की, और इस वक्त पर्टिनेंट अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर इस वक्त दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 486 तक पहुँच चुका है और ये कहा जा रहा है कि लाहौरी इस वक्त हवा में नहीं बल्कि धुएं में सांस ले रहे हैं। इंतहाई तशवीशनाक हालात हैं वहाँ पर, और इसी को देखते हुए पंजाब के 6 डिविजन्स में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं 2 दिन के लिए, और जो कारोबारी जो बिल्डिंग्स हैं या जो कारोबार हैं उनको 3 बजे के बाद खोलने की हिदायत की गई है। क्या सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पर अब मसनूई बारिश के हवाले से भी बात की जा रही है कि इसमें जो है गैर मुल्की माहिरीन आकर और पूरा एक निज़ाम एक डिवाइस करें और मसनूई बारिश करें ताकि इससे जान छूट सके इस स्मोक से। इस पूरी सूरत हाल को हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर वक़ार अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप जामे कराची के शोबा माहौलियात से आपका ताल्लुक़ है और कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये पिछले एक आध दिहाई में हम देख रहे हैं कि इंतहाई जब भी सर्दियां शुरू होती हैं और उसके बाद जो है पंजाब पूरा का पूरा जो है वो धुंध में स्मॉग में चला जाता है, और अब तो सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। क्यों हो रहा है ऐसा? बहुत शुक्रिया। देखिए स्मॉग के हवाले से मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ये हमने पिछले 8-10 साल से हम देख रहे हैं, लेकिन दुनिया में इसके जो सबसे पहला वाक़या था द ग्रेट लंदन स्मॉग जो थी वो 1952 में इसका वाक़या जो है बहुत मशहूर हुआ, जिसमें हज़ारों लोग जो है लंदन शहर में हलाक हो गए थे। और 1952 में जी। और उसकी बुनियादी वजह थी कि सर्दियों के दिन थे और कोयले के कोल कंबस्शन बहुत ज़्यादा था, कोयले को जलाने की वजह से जो है ना जो धुआं निकल रहा था। तो स्मॉग जो लफ्ज़ है वो बुनियादी तौर पे 2 अल्फाज का एक मुरक्कब है, यानी स्मोक प्लस फॉग। स्मोक प्लस फॉग मिलके स्मॉग बनाते हैं। यानी बुनियादी तौर पे इसका जो बेसिक जो इसका मीडियम है वो है फॉग। फॉग में जब ये यानी जो धुंध है और फॉग के अंदर धुआं शामिल हो जाता है तो जहरीले जो है मादे बन जाते हैं, जैसे तेज़ाब वगैरह बनता है, इसमें एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं और वो एसिड फिर लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वो जिस्म में जाते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को आलूदा करते हैं। तो उसके लिए देखिए लॉज हैं, इसके लिए लॉज मौजूद हैं हमारे यहाँ सिंध में, पंजाब में, तमाम सूबों में, 5 सूबों में जो है वो कवानीन मौजूद हैं। ऐसे कहते हैं इन्वायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जैसे सिंध में तो सिंध इन्वायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, पंजाब है तो पंजाब इन्वायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स।
ये कवानीन मौजूद हैं, इनके ऊपर अमल दरामद होना ज़रूरी है। और जो धुएं की सोर्सेज हैं, ऑटोमोबाइल गाड़ियां हैं या फैक्ट्रियां हैं या जो खेतों में जब वो आग जला देते हैं, असल धान में की फसल के लिए कहा जा रहा है कि वो जनाब जब उसको ख़त्म करते हैं तो फिर जलाते हैं और उसकी वजह से दरअसल होता है कि आजकल चूंकि मशीनों से कटाई होती है, तो मशीनों से कटाई होती है तो ऊपर का हिस्सा तो कट जाता है, वो नीचे थोड़ा थोड़ा वो उसके पौधे रह जाते हैं। उनको जो है वो बजाय उसके कि वो मैनुअली रिमूव करें या किसी और तरीके से हटाएं, उसको आग जला देते हैं ताकि उसको ख़त्म कर सके। लेकिन और ये इंडिया पाकिस्तान दोनों में हो रहा है। जी, दोनों जगह पे ये चीज़ होती है। तो ये इसका नुकसान ये है कि जो भी धुआं निकलता है तो फिर वो नुकसान पहुंचाता है माहौल को। फॉग में शामिल होकर स्मॉग बना देता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब फॉग का मसला ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम जो है वो इरिगेशन सिस्टम हमारा बहुत ही फरसूदा हो चुका है, एक्सेस पानी हम फेंक रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान जो है वो वन ऑफ दी मोस्ट वाटर इंटेंस एग्रीकल्चर कंट्री है, यानी बहुत ज़्यादा हम अपने एग्रीकल्चर में पानी यानी अपने खेतों में एक्सेस में फेंकते हैं। तो 96% पानी जो हमारा है मुल्क का वो एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में चले जाता है। अब अगर हम इस निज़ाम को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करें, जदीद तरीक़ेकार हैं इरिगेशन के, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये तमाम तरीक़ेकार हैं, तो अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करें इरिगेशन सिस्टम को, तो हम अपने एग्रीकल्चर में कम पानी फेंकेंगे। और ये जो एक्सेस पानी है ये दरअसल ये फॉग बन जाती है। गर्मियों में तो वो ऊपर चले जाता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन सर्दियों में वही पानी जो है वो फॉग बन जाता है। फॉग इज एक्चुअली इट्स अ क्लाउड एट ग्राउंड लेवल। ओके, यानी गर्मियों में क्लाउड ऊपर जाके बनता है, सर्दियों में नीचे ही क्लाउड बन जाता है। तो वो चूंकि लो टेम्परेचर होता है इस वजह से। तो अच्छा, ये तो आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं ना, ज़ाहिर के इरिगेशन सिस्टम को और स्प्रिंकल और दूसरा आपने ड्रिप इरिगेशन के हवाले से बात की। ये जो वॉर फुटिंग्स पे इस वक्त करने की ज़रूरत है वो कैसे निपटा जाएगा? फिर दूसरा ये जो कहा जा रहा है क्लाउड सीडिंग यानी मसनूई बारिश, ये किस हद तक प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अच्छा, पहले मैं बताता हूँ जो चीज़ होनी चाहिए ना इस वक्त। एक तो ये कि लॉज की इम्प्लीमेंटेशन, हमारे पास लॉज मौजूद हैं, धुएं का जो है उसके लॉज मौजूद हैं। 40% से ज़्यादा स्मोक इमिट नहीं कर सकते इंडस्ट्रीज़। इसके इसी तरीके से जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड है या दीगर जो गैसेस हैं जो कि इंडस्ट्री से, गाड़ियों से जो प्रोड्यूस होती है, उसके कवानीन मौजूद हैं। तो मेजर कंट्रीब्यूटर वही है, मेजर कंट्रीब्यूटर वही है स्मोक का। तो अब अगर हम उसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, धुएं के ऊपर, स्मोक के ऊपर या इन जहरीली गैसों के ऊपर, तो फिर हम अब सिर्फ फॉग रह जाएगी पीछे। तो फॉग अगर रह जाएगी तो वो फिर इतना ज़्यादा फिर मसला नहीं है, खाली फॉग है तो दैट्स नॉट हार्मफुल सो मच फॉर दी हेल्थ। हाँ, अदरवाइज एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रोड बंद हो जाएंगे, आपके ट्रैफिक जो या एयर ट्रैफिक या रोड ट्रैफिक जो मुतासिर होती है वो तो सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग से आप सेटल कर सकते हैं उसको। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है क्लाउड सीडिंग करके और वो आर्टिफिशियल रेन का, तो ये तो एक आर्टिफिशियल यानी ये बिल्कुल एक इमीडिएट बेसिस पे तो आपको रिलीफ दे देगा, लेकिन आपको फिर 2-4 दिन बाद फिर वही मसला दोबारा हो जाएगा, क्योंकि वही नहीं। लेकिन अभी इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ पे की व्हीकल्स हैं उनको भी चालान किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है रादर, और आपकी फैक्ट्रीज को भी किया जा रहा है। तो ये किस तरह सेटल होगा फिर? हाँ, ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि धुएं की जो सोर्सेज हैं उसको कंट्रोल किया जाए, जो लॉ से एक्सीड कर रहे हैं, जो गाड़ियाँ या फैक्ट्रियाँ या अगर कहीं खेतों में अगर अभी भी अगर ये प्रोसेस चल रहा है आग लगाने वाला, तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। जितनी ड्राइव इसके ऊपर जितना सख्त एक्शन लिया जा रहा है तो पॉसिबल नहीं है। तो जो ये इकदाम किए जा रहे हैं इससे मैं समझता हूँ कि किसी हद तक, काफ़ी हद तक जो है इससे कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। लेकिन वो अब इसका इस वक्त इशू ये कि एयर स्टैग्नेंट है, हवा जब तक नहीं चलेगी वो चीज़ फ्लश आउट नहीं होगी। हवा चलेगी तो फ्लश आउट हो जाएगी। या दूसरी चीज़ है कि बारिश हो जाए तो बारिश होगी तो भी वो चीज़ ज़मीन पे बैठ जाएगी, लेकिन इसकी सोर्सेज फिर भी मौजूद रहेंगी। तो अब ये वेदर पैटर्न क्या कहता है जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज है, और वेदर पैटर्न क्या कहता है कि सर्दियां अब सुन रहे हैं कि जनाब बड़ी वो उनकी इंटेंसिटी भी होगी और तवील भी, ड्यूरेशन भी उनका लंबा होगा, तो ये एक कैरी ऑन करेगा सारा। आप कराची शहर को देख लीजिए कि गर्मियों में एयर पोल्यूशन तो वैसे ही है जैसे गर्मियों में होता है, वैसे ही सर्दियों में भी होता है, लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है तो हमारे यहाँ विंड डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में तो समंदर की तेज़ हवा आ रही होती है, वो सारे पोल्यूटेंट्स को फ्लश आउट कर देती है।
लेकिन सर्दियों जैसी आती हैं अक्टूबर में आप देखेंगे हवा चलती है। हाँ, हवा की स्पीड स्लो हो जाती है, डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाता है। यानी पहले साउथ वेस्टर्न विंड होती है समर में, और विंटर अक्टूबर से जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न विंड शुरू होती है और बिल्कुल काम विंड होती है, बहुत हल्की विंड होती है या बिल्कुल स्टैग्नेंट एयर होती है। तो जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो फ्लैश आउट नहीं होते हैं, वो रिमूव नहीं होते हैं, और उसकी वजह से जो है ये जहरीली गैसेज हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसी तरीके से ये पार्टिकुलेट मैटर है जो स्मोक के ज़रात होते हैं, धुएं के डीजल गाड़ियों वगैरह से निकलते हैं। हाँ। तो ये सब चीज़ें जो हवा में मौलक रहती हैं, फ्लैश आउट नहीं होती हैं, और फिर सांस के ज़रिए वो लोगों के जिस्म में जाती हैं। आप देखिए कि अक्टूबर का सीज़न शुरू होता है और लोगों को एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, नज़ला खांसी शुरू हो जाता है, और ये बुनियादी तौर पे उसका यही रीज़न है। अच्छा, विंड डायरेक्शन की आपने बात की, हम तो अपने तौर से कर रहे हैं पाकिस्तान में, और जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब की बहुत एक्टिव है इसमें, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जनाब वो इंडिया से जो हवाएं आती हैं वो भी वहाँ से बहुत ज़्यादा इस तरह का स्टफ आ रहा है, वहाँ पे वहाँ से कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तो ये मसला तो फिर इंडिया के लिए भी होना चाहिए ना? हाँ, यकीनन अगर ये मसला हमारे यहाँ है तो फिर वहाँ पे भी ये चीज़ इतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि और है एग्जैक्टली और है वहाँ पर। आप जरा उनके शहरों की तरह उठा के देखें ना, तो वो भी काफ़ी सेकंड थर्ड नंबर पे आ रहे हैं इस वक्त, या समाओ कभी फर्स्ट नंबर पे भी है एयर क्वालिटी इंडेक्स। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और चूँकि जो क्लाइमेट है पंजाब का, तो वो चाहे इस तरफ हो या उस तरफ हो, वो तो सेम है। दोनों तरफ क्लाइमेट तो एक जैसे ही है, विंड पैटर्न और हर चीज़ सारी एक जैसी है, तो ज़ाहिर उधर भी इतना ही इसी तरह से मसला है। यानी बात सिर्फ यहीं पे आके रुकती है कि जो हमारी क्लीन एयर पॉलिसी 2023 है, पॉलिसीज हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसी से इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वक़ार अहमद हमारे साथ मौजूद थे, और बात सिर्फ ये कि हम हर मौसम में हर साल जाके वॉर फुटिंग्स के ऊपर काम करें, एक लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, और जो कि पॉलिसी क्लीन एयर पॉलिसी 2023 है उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए, तो ये तमाम चीज़ों से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल किया जा सकता है। प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाते जाते आपको ये भी बता दें कि आज एक बड़ी सियासी डेवलपमेंट मैं कहूँगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अचानक से दुबई रवाना हो गए, और उनके पीछे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी दुबई रवाना हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि एक फैमिली से मिलने गए हैं, लेकिन आजकल के माहौल में जब सियासी बड़ी इस वक्त कहने की टेम्परेचर हाई है, उनकी इस रवानगी को, इन दोनों रवानगियों को बहुत मायने खेज देखा जा रहा है। हालात आगे क्या बनते हैं ये आगे वाले प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।